हम लोग पिछले वीडियो में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 देख रहे थे। उस एक्ट में हम लोगों ने कुछ कॉमन प्रोविजंस देखे, उसके बाद फिर सेंट्रल लेवल पे या फेडरल लेवल पे क्या प्रोविजंस थे, उसमें एग्जीक्यूटिव में क्या प्रोविजंस किया गया था और लेजिस्लेटिव में क्या प्रोविजन किया गया था। तो एग्जीक्यूटिव हमने कंप्लीट कर लिया था, लेजिस्लेटिव हम लोग पढ़ रहे थे। तो लेजिस्लेटिव हमने देखा था कि उसमें बायकैमरल लेजिस्लेचर का गठन किया गया था, जिसमें दो हाउस होंगे, अपर हाउस जिसको फेडरल हाउस बोला जाएगा और जो दूसरा वाला हाउस होगा उसको काउंसिल ऑफ स्टेट, आज की राज्यसभा की तरह उसका नाम रखा गया था। उससे आगे हम लोग आज देखते हैं मेंबर्स ऑफ फेडरल या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कुड मूव अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट मिनिस्टर। यानी जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव है उसमें जो लोकसभा है, आज की जो लोकसभा है, उस समय उसको फेडरल हाउस कहा जाता था, उसको अपने चुने हुए मंत्रियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उनको पद से हटाने का प्रावधान इसमें किया गया था। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन या सेपरेट इलेक्टोरेट कंटिन्यू, इसमें जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन पिछले हम समझ चुके हैं उसको कंटिन्यू रखा गया। बजट में अभी भी जो सेंट्रल बजट बनेगा पूरे भारत के लिए, उसमें 80% पार्ट जो बजट का था वो नॉन वोटेबल था, अर्थात उन 80% हिस्सों पर जो संसद होगी उस पर कोई चर्चा नहीं होगा, उस पर मंत्रियों से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे और ये मुद्दे जो ब्रिटिश अधिकारी हैं उनके हाथ पे रहेगा। वायसराय ऑफ इंडिया कुड, वायसराय ऑफ इंडिया को 4 महत्वपूर्ण ताकत दिए गए थे। रीस्टोर कट्स इन ग्रांट्स, यदि संसद द्वारा किसी पर्टिकुलर विषय में, मान लीजिए एजुकेशन में, हेल्थ में या किसी भी विषय में संसद ने कानून पारित किया है और उसके लिए उसमें मान लीजिए 100 रुपया खर्चा होना है, तो गवर्नर को यह ताकत थी कि वो इस 100 रुपए का जो ग्रांट दिया गया है उसमें कटौती करके उसको 70, 80, 50 या पूरा खत्म कर सकता था। सर्टिफाई बिल्स रिजेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव काउंसिल, यदि संसद ने कोई बिल को रिजेक्ट कर दिया है तो वायसराय के पास ये ताकत थी कि वो अपने दस्तखत से उस बिल को जो है इंप्लीमेंट करा सकता था। इशू ऑर्डिनेंसेस, अपना अध्यादेश जारी करने की ताकत तो है ही, और बहुत सारे विषयों में उसको वीटो करने का पावर जो है वो दिया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रोविजंस थे सेंट्रल लेजिस्लेचर से लेकर के। अब हम देखते हैं प्रोविजंस रिलेटेड टू प्रोविंसेस, प्रांतों से संबंधित क्या प्रावधान थे इस एक्ट में। पहला महत्वपूर्ण प्रोविजन था एबॉलिश डायआर्की। 1919 के एक्ट में जो द्वैध शासन प्रांत में लगाया गया था उसको खत्म कर दिया गया और ये द्वैध शासन प्रांत की जगह केंद्र पे लगा दिया गया, ठीक है। और इस प्रकार से प्रांतों को काफी ऑटोनॉमी दी गई, अर्थात अब प्रांत जो प्रोविंशियल लिस्ट है उस लिस्ट पर कानून बना सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर टैक्स लगा सकते हैं, जो लोकल गवर्नमेंट है उनके लिए कुछ प्रावधान कर सकते हैं। तो पहले की तुलना में अब प्रांतों को काफी कुछ ऑटोनॉमी जो है वो दी गई। जो प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव थे उसमें क्या किया गया, जो गवर्नर था प्रोविंस का उसको हेड ऑफ द प्रोविंसेस, उसको प्रोविंस का हेड बना दिया गया। जैसे सेंटर का हेड था वायसराय, वैसे प्रोविंसेस का हेड था गवर्नर, और जो गवर्नर है वो एजेंट ऑफ वायसराय ऑफ इंडिया के रूप में कार्य करेगा। जैसे आज भी जो प्रांतों के गवर्नर है वो राष्ट्रपति के एजेंट है, उसी प्रकार से उस समय के जो गवर्नर थे वो वायसराय के एजेंट हुआ करते थे। प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट रूल, यानी यदि राज्य की चुनी हुई सरकार ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है तो गवर्नर को यह शक्ति थी कि वो सारा प्रांत का शासन अपने हाथ में ले ले और वायसराय की ओर से खुद भी वो शासन करे, ठीक वैसा ही जैसा आज का राष्ट्रपति शासन का प्रावधान राज्यों के लिए होता है, ठीक वैसा है। लेजिस्लेटिव, प्रांतों के लेजिस्लेटिव लेवल पे क्या कुछ नया था, डायरेक्ट इलेक्शन होने थे, ठीक है, और इसमें कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को बरकरार रखा गया था प्रांत में भी। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक होगा राज्य में, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में उसका जो मुखिया होगा, जो आज हम जिसको चीफ मिनिस्टर कहते हैं, उस समय उसका नाम रखा गया था प्रीमियर, उसको प्रीमियर कहा गया था। तो राज्य में एक चुनी हुई सरकार होगी, उसका एक मुख्यमंत्री होगा जिसको उस समय प्रीमियर कहा जाता था, ठीक है। 40% बजट वाज नॉन वोटेबल। अब चूंकि प्रांतों को कुछ ज्यादा छूट दिया गया था केंद्र की तुलना में, इसलिए जहां पर केंद्र में 80% पार्ट बजट का वोट के लिए नहीं होता था, यहां पर
40% पार्ट ही वोटेबल नहीं होता था और 60% मुद्दे ऐसे थे जिस पर संसद में विधानसभाओं में चर्चा होती थी, उस पर वोट होता था, लेकिन 40% हिस्सा अभी भी ब्रिटिश सरकार के हाथ में था और उस पर कोई चर्चा जो है वो नहीं होती थी। अदर प्रोविजंस, कुछ और भी प्रोविजंस इस एक्ट में किया गया। अ फेडरल कोर्ट, एक ऐसा संघीय न्यायालय बनाया जाएगा जो केंद्र के विषयों पर भी निर्णय करेगा और राज्य के विषयों पर भी निर्णय करेगा। इसको बोला जाता था फेडरल कोर्ट और इसको ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, मूल काम, मूल अधिकारिता इसको दिया गया था कि जो सेंटर और प्रोविंसेस के बीच में जो इशू आएगा उसको सेटल डाउन करना है। आज भी सुप्रीम कोर्ट ये काम और हाई कोर्ट वगैरह ये काम करती है। अब फेडरल बैंक, एक ऐसा बैंक बनाया जाएगा जो केंद्र के लिए भी बैंक का काम करेगा और राज्य के लिए भी बैंक का काम करेगा और इसी क्रम में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भारत में की गई थी। फेडरल लिस्ट, जो 3 लिस्ट बनाए गए थे जिन पर हमने शक्तियों का बंटवारा किया था, तो फेडरल लिस्ट में 59 सब्जेक्ट्स थे, प्रोविंशियल में 54 सब्जेक्ट्स थे और कंकरेंट में 36 सब्जेक्ट्स रखे गए थे। इनको आप प्रेजेंट में क्या कंडीशन है उसके साथ तुलना करके जरूर देखिएगा। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोविंसेस, भारत में ब्रिटिश भारत का जो हिस्सा था उसमें जो प्रांत थे, प्रोविंसेस थे, उनमें थोड़ा सा रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था। जैसे सिंध वाज सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे, बंबई का हिस्सा था सिंध, उसको अलग करके एक अलग प्रांत बना दिया गया था सिंध का। और ये जिन्ना के 14 पॉइंट्स में मुस्लिम लीग की एक प्रमुख मांग थी जिसको इसमें पूरा किया गया था। बिहार एंड उड़ीसा, बिहार और उड़ीसा जो कि पहले बंगाल के अंदर एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव इलाके थे, प्रोविंसेस नहीं थे, तो बंगाल से अलग करके इनको 2 नए प्रांत बनाए गए। तो एक बिहार प्रोविंस बना, एक उड़ीसा प्रोविंस बना। बर्मा वाज कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। बर्मा जो एंग्लो बर्मीज वॉर हुए हैं, 2 बार हुए हैं और दूसरे वॉर में कंप्लीटली बर्मा को ब्रिटिश इंडिया में मिला लिया गया था। इस एक्ट द्वारा बर्मा को फिर से इंडिया से पूर्ण रूप में अलग कर दिया गया और बर्मा एक अलग देश 1935 के एक्ट के द्वारा बना दिया गया। और फिर बर्मा के लिए भी अलग से एक संविधान बनाया गया जो मैं पहले वाले वीडियो में आपको चर्चा कर चुका हूं। एडन, गल्फ ऑफ अदन के पास एक छोटा सा आइलैंड एरिया है अदन की खाड़ी में, वो भी ब्रिटिश इंडिया का भाग हुआ करता था, उसको ब्रिटिश इंडिया से अलग करके सीधे क्राउन के अंडर में दे दिया गया। इंस्टीट्यूट ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया, ब्रिटेन में, लंदन में भारत के मामलों को देखने के लिए एक पद था भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। उसको मदद करने के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया नाम की एक संस्था होती थी। इस एक्ट में काउंसिल ऑफ इंडिया जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का था उसको खत्म कर दिया गया और उसकी जगह पर एक एडवाइजरी बॉडी बनाई गई। चूंकि काउंसिल ऑफ इंडिया परमानेंट बॉडी थी, एडवाइजरी बॉडी एक टेम्परेरी बॉडी है जिसमें कुछ भारतीय और कुछ ब्रिटेन के लोगों को रखा जाता था ताकि वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भारत के लिए कैसे शासन प्रशासन करना उस पर सलाह देने के लिए एक एडवाइजरी बॉडी जो है वो बनाई गई थी। अब फेडरल रेलवे अथॉरिटी, भारत में केंद्रीय और प्रांत लेवल पर रेलवे लाइन बिछाने के लिए एक फेडरल रेलवे अथॉरिटी की स्थापना की गई थी जिसका काम था प्रांत और केंद्र लेवल पर रेलवे का विकास करना। प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन फॉर वोटर्स रिड्यूस्ड, 1919 के एक्ट में भारतीयों को जो मत देने का अधिकार दिया गया था तो वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, उसमें उन्हीं लोगों को वोट डालने का अधिकार था जो कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी कंडीशन फुलफिल करते थे। इसमें प्रॉपर्टी कंडीशन को थोड़ा लिबरल किया गया। मान लीजिए उस एक्ट में था कि जो व्यक्ति महीने में 100 रुपया कमाता है वही वोट देगा, इसमें उसको कम करके 70 रुपए 80 रुपए के आसपास कर दिया गया। तो प्रॉपर्टी नॉर्म्स या प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन को थोड़ा कम किया गया, लेकिन अभी भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं किया गया था। 1919 के एक्ट के हिसाब से भारत में वोट डालने वाले लोगों की संख्या थी 7 मिलियन यानी 70 लाख। चूंकि अब प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ नॉर्म्स को लिबरल किया गया तो अब भारत में वोट डालने वाले लोगों की संख्या 7 मिलियन से बढ़ के हो गई 35 मिलियन, माने लगभग 3.5 करोड़ लोग भारत में वोट डालने के लिए एलिजिबल हो गए, जो कि उस समय की पूरी भारत की जनसंख्या का 11% था। तो 11% लोग ही भारत के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से वोट डालने के लिए एलिजिबल थे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था। ठीक है, बैकग्राउंड ऑफ द एक्ट, तो ये एक्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है और इस एक्ट को बनाने में कौन कौन सी महत्वपूर्ण भूमिकाएं रही हैं, किन के आधार पर यह एक्ट बना, उसमें पहला है साइमन कमीशन का रिपोर्ट,
कॉन्फ्रेंस में जिन विषयों पर चर्चा हुआ, तीसरा कम्युनल अवार्ड जो 1932 में आया था, और चौथा व्हाइट पेपर इंट्रोड्यूस्ड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट 1933 में वहां की सरकार ने भारत के लिए कैसा कहा कानून बनाना है उसके लिए व्हाइट पेपर, श्वेत पत्र संसद में लोगों के बीच में रखा था 1933। ये चार चीजें ही आधार बनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का। ठीक है, इसमें आपको दो नोट याद रखना है। जिस प्रकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पहला एक्ट था ब्रिटेन का जो एक प्रियम्बल के साथ आया, प्रस्तावना के साथ आया, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ऐसी कोई प्रस्तावना नहीं थी। ये आपको ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इस एक्ट में नेहरू रिपोर्ट में बिल ऑफ राइट्स की बात की गई थी, अर्थात उसमें कहा गया था कि भारत के लोगों को अनेक प्रकार के मूल अधिकार देंगे, जिसमें 19 मूल अधिकारों की चर्चा थी। इस एक्ट में भारतीय नागरिकों को किसी प्रकार के अधिकार देने वाली कोई बात यानी बिल ऑफ राइट्स वाला प्रोविजन नहीं था। ठीक है, मेरिट्स ऑफ द एक्ट, इस एक्ट में कुछ अच्छी बातें भी थी, कुछ बुरी भी। तो कुछ अच्छी बातें क्या थी? अ फेडरल स्ट्रक्चर वाज प्रपोज्ड। अच्छी बात यह थी कि भारत में फेडरल स्ट्रक्चर की बात कही गई थी, हालांकि उसके लिए कुछ शर्तें रखी गई थी। शर्तें ये थी कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उसकी जब 50% पॉपुलेशन हाँ कहेगी तभी उनको फेडरल स्ट्रक्चर में शामिल किया जाएगा, और फिर प्रिंसली स्टेट्स ने इस पर, जो देसी रियासतें थी उस पर इंटरेस्ट नहीं लिया, तो ये फेडरल कभी अस्तित्व में नहीं आया। उसके दो कारण थे। जो फेडरल स्ट्रक्चर 1935 में बनाने की बात कही गई थी वो कभी अस्तित्व में नहीं आया। उसका कारण ये था, दो कारण थे। पहला तो ये कि प्रिंसली स्टेट्स ने इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया। दूसरा, 1937 से ही द्वितीय विश्व युद्ध की सुबगाहट पूरी दुनिया में शुरू हो गई थी और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, इसलिए इसके प्रोविजन आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं किए जा सके। दूसरा था स्कोप ऑफ फ्रेंचाइज वाज वाइडेंड। वोट डालने का जो अधिकार था नागरिकों को वो कुछ पहले की तुलना में बढ़ा। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि 7 मिलियन से बढ़ के 35 मिलियन लोग हो गए थे। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रांतों को पहले की तुलना में कुछ ज्यादा छूट दी गई, स्वायत्तता दी गई। फेडरल कोर्ट एंड बैंक, फेडरल कोर्ट और बैंक की स्थापना करेंगे इस एक्ट में। एक अच्छी बात ये थी, इट बिकेम अ गाइड फॉर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। जब भारत आजाद हो जाएगा, तय हो जाएगा कि भारत को आजादी मिलनी है, तो एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण किया जाएगा। तो जब वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भारत के लिए संविधान बनाने का काम करेगी, तो उस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को भारत के संविधान बनाने का आइडिया इस एक्ट से काफी हद तक मिलता है। और बाद में हम देखते हैं कि जब भारत का संविधान बनके तैयार होता है तो उसमें 75% के आसपास जो प्रोविजंस हैं वो सीधे के सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से उठा लिया गया था। ठीक है, लिमिटेशन, इस एक्ट में ये तो सब अच्छी बातें थी, लेकिन कुछ कमियां भी थी जो भारतीयों की दृष्टि से देखा गया था। एक कमी ये थी कि इसमें कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात को जारी रखा गया था। मुसलमानों को, सिखों को, एंग्लो इंडियंस को, इन सबको एक कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर जो है मत या सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार मिला हुआ था। नो मेंशन ऑफ डोमिनियन स्टेटस, इसमें भारत को आजादी देंगे या डोमिनियन रखेंगे, इस प्रकार की कोई बात नहीं कही गई थी। बिल ऑफ राइट्स, मूल अधिकार इत्यादि की बात भी इसमें नहीं थी। मोस्ट पार्ट्स ऑफ बजट वाज नॉन वोटेबल। सेंटर और प्रोविंस दोनों में हमने देखा था कि बजट का अधिकांश हिस्सा नॉन वोटेबल था, अर्थात अभी भी जो फाइनेंशियल मैटर था वो अंग्रेजों के हाथ में था, और फाइनेंस ही सबसे बड़ा मुद्दा होता है। ठीक है, रिजिड नेचर, ये जो संविधान था एक प्रकार का 1935 का, ये एक संविधान ही था, ये थोड़ा रिजिड था। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यदि करना होता था तो वो भारत के हाथ में नहीं था, उसको ब्रिटेन के पार्लियामेंट द्वारा ही उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जा सकता था। फेडरल कोर्ट वाज नॉट सुप्रीम, जो फेडरल कोर्ट बनाया गया था भारत में सुप्रीम कोर्ट के नाम से, वो सुप्रीम नहीं था, यानी उसके द्वारा दिए गए डिसीजन को भी ब्रिटेन के प्रीवी काउंसिल में चैलेंज किया जा सकता था। लेकिन जब हमने अपना आजाद देश में जब हमने अपना फेडरल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बनाया, तो वो सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम था, उसके डिसीजन को दुनिया में कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता था। ओवरऑल कंट्रोल इन ब्रिटिश है। कुल मिलाकर इस एक्ट में ऐसे प्रावधान किए गए कि छोटे मोटे विषयों पर तो जो भारत के द्वारा चुने गए लोग थे उनको अधिकार दे दिया गया था, लेकिन महत्वपूर्ण विषयों पर, डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, रेलवे है, कम्युनिकेशन है, फाइनेंस है, इन सारे विषयों पर अंग्रेजों का ही कब्जा रहा। तो कुल मिलाकर के प्रावधान चाहे जो भी किए गए हों, लेकिन अल्टीमेटली ब्रिटिश सुपीरियरिटी, ब्रिटिश कंट्रोल भारत पर बनाए रखा गया। ओनली फॉर अपीजमेंट, एक्ट में ज्यादातर प्रावधान ऐसे थे जिससे
मुस्लिम लीग को खुश किया जा सके, मॉडरेट्स को खुश किया जा सके, भारत की जनता को खुश किया जा सके, और जब तक भारत को आजादी देने की बात को टाला जा सके उसको टालना चाहिए। इसलिए कुछ छोटे मोटे छूट और प्रावधान देकर के हमें खुश करने, मलाई लगाने वाला प्रावधान इस एक्ट में था। रियल इंटेंशन इस एक्ट का भारत वास्तव में भारत को डोमिनियन या आजादी देने वाला प्रावधान या भारत के लोगों को सेल्फ रूल का अधिकार देने वाला प्रावधान इस एक्ट में नहीं था। ठीक है, इंडियन रिस्पॉन्स, अब भारत की तरफ से इस एक्ट के प्रति क्या रवैया अपनाया गया? नो सिग्निफिकेंट ग्रुप एक्सेप्टेड फेडरल प्रोविजन। इसमें जो कहा गया था कि ब्रिटिश भारत के प्रांतों को और प्रिंसली स्टेट्स को मिलाकर के फेडरल गवर्नमेंट बनाई जाएगी, भारत एक फेडरल देश होगा। इसमें बहुत सारे जो उस समय के ग्रुप्स थे, कांग्रेस है, मुस्लिम लीग है, हिंदू महासभा है, ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स है, उन्होंने ज्यादा इंटरेस्ट इसमें नहीं दिखाया। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, इसकी बुराई करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि ये जो एक्ट है, अ मशीन विद स्ट्रॉन्ग ब्रेक्स बट नो इंजन। कई जगह पर मशीन की जगह कार शब्द का उपयोग भी किया गया है, तो आप देख लीजिए, ये एक ऐसी मशीन है, इस एक्ट के बारे में कहा गया, जिसमें ब्रेक्स बहुत सारे हैं, यानी कदम कदम पर इसमें रुकावट है, आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन इसमें इंजन अर्थात जो ताकत देने वाली महत्वपूर्ण चीज है वो नहीं है। कुल मिलाकर इस एक्ट में इस पॉइंट से यह पता चलता है कि इस एक्ट द्वारा भारतीयों को शक्ति कम दी गई और रोक टोक ज्यादा लगाया गया। इसी प्रकार चार्टर ऑफ स्लेवरी, ये दोनों स्टेटमेंट जवाहरलाल नेहरू ने इस एक्ट को चार्टर ऑफ स्लेवरी यानी गुलामी का दस्तावेज, गुलामी का आदेश करार दिया है, क्योंकि इस एक्ट में कहीं भी भारतीयों को आजादी देने की बात नहीं कही गई है। मोहम्मद अली जिन्ना ने भी मुस्लिम लीग की तरफ से इसको रिजेक्ट किया और कहा कि ये जो एक्ट है थॉरली रॉटन, पूर्ण रूप में सड़ा गला हुआ मटेरियल हमें दिया जा रहा है, ठीक है, हमें ये सब मंजूर नहीं है। फंडामेंटली बैड, मूल रूप से ये पूरा बेकार है, सड़ा हुआ है, और टोटली अनएक्सेप्टेबल, और पूर्ण रूप से स्वीकार करने योग्य नहीं है, ऐसा जिन्ना ने इस एक्ट के बारे में कहा था। एम.एन. रॉय ने इस एक्ट को बेकार बताया और कहा कि इसकी जगह पर भारत के द्वारा भारत के लोगों को मिलाकर के एक संविधान सभा बनाई जाए, जो यूनिवर्सल एडेल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर जिसके मेंबर्स चुने जाएंगे, और फिर उस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को यह काम दिया जाए कि अब आप भारत का संविधान बनाओ। चूंकि ये 1935 जो भारत का संविधान था वो विदेशियों द्वारा बनाया गया, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया, इसलिए हमें मंजूर नहीं है। तो ये सारे रिस्पॉन्स इंडिया की तरफ से आए थे। अब आते हैं अगला टॉपिक पे, वो है प्रोविंशियल इलेक्शन 1937। अक्टूबर 1937 में कई प्रांतों के चुनाव होने थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रोविजंस के आधार पर जो नए प्रांत बने थे, प्रांतों में भारतीयों की संख्या बढ़ाई गई थी, ठीक है, उसमें चुनाव होने थे। इन तमाम प्रक्रियाओं के आधार पर 1935 के एक्ट में जो बात कही गई थी उसके आधार पर 1937 में जो है चुनाव जो है वो होने थे अक्टूबर 1937 में। ठीक, कांग्रेस का क्या मत था कि हम इसमें भाग लेंगे या नहीं लेंगे? तो कांग्रेस दो हिस्सों में बढ़ चुका था। कांग्रेस के कुछ लोग कहते थे कि हम इस चुनाव में भाग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि जब हमने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हमें मंजूर नहीं है, ये खराब एक्ट है, और फिर उसी एक्ट के अकॉर्डिंग चुनाव हो रहे हैं, तो यदि चुनाव में हम भाग ले लेते हैं उसका मतलब होता है कि हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को स्वीकार कर लिया। तो एक तरफ अगर हम इस एक्ट को बुरा कहें और दूसरी तरफ इस एक्ट के प्रावधानों में भाग लें तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। तो कुछ लोग, खास करके जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये मानते थे कि हमें इस चुनाव में भाग नहीं लेना चाहिए। जो युवा वर्ग, थोड़े क्रांतिकारी विचारधारा के लोग थे कांग्रेस के भीतर, वो कहते थे ये सब हमें मंजूर नहीं है, हम इस इलेक्शन में भाग नहीं लेंगे। दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना था कि हमें इस चुनाव में भाग लेना चाहिए और चुनाव में भाग लेकर के हम प्रांतों में अपनी सरकार बनाएंगे और प्रांतों में सरकार बना करके कम से कम स्टेट सब्जेक्ट जो हमारे हाथ में है उसके माध्यम से हम प्रांतों में जो कुछ गलत हो रहा है उसको सही करने का हमारे लिए एक अवसर है। हमें प्रांतों के चुनाव में जरूर भाग लेना चाहिए। गांधी जी का मत यह था कि हमें चुनाव में भाग नहीं लेना चाहिए, लेकिन बाद में गांधी जी का भी मत हुआ कि ठीक है हमें चुनाव में भाग लेना चाहिए, अपनी सरकार प्रांतों में बनानी चाहिए, लेकिन उस सरकार का प्रयोग ब्रिटिश सरकार का विरोध करना, अपनी आजादी की मांग को तेज करना और प्रांतों में जो गलत नियम कानून ब्रिटेन की सरकार ने बना रखी है, अब चूंकि प्रांतों में हमारी सरकार होगी तो उन
नियम कानूनों को दूर करना, जनता की भलाई करना, कांग्रेस का जो छुआछूत विरोधी कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना, इन सब चीजों के लिए हमें चुनाव में भाग लेना चाहिए। लेकिन चुनाव में जीत के बाद जो मंत्री वगैरह का पद हमें मिलेगा उस पद के प्रति हमें मोह नहीं रखना है, वो केवल देश सेवा के लिए हमारा एक उद्देश्य है। इस प्रकार के गांधी के मत थे। अल्टीमेटली कांग्रेस ने डिसीजन लिया, कांग्रेस ने एक सेशन बुलाया अपना, जो सालाना सेशन होता था एनुअल, दिसंबर 1936 में जो लखनऊ में हुआ, और उसमें डिसीजन होना था कि कांग्रेस को चुनाव में भाग लेना है या नहीं, और अल्टीमेटली डिसीजन हुआ कि कांग्रेस इस चुनाव में भाग लेगी। तो कुल 11 प्रांत थे उस समय ब्रिटिश इंडिया के, और उन 11 प्रांतों में टोटल जो सीट थी वो थी 1161 सीट, यानी 1161 विधायकों के लिए व्यवस्था थी इन 11 प्रांतों में। उनमें से कांग्रेस ने 716 सीटों में चुनाव लड़ा, ठीक है। बाकी में मुस्लिम लीग और भी कई पार्टियों ने चुनाव लड़े थे। कांग्रेस ने केवल 716, जहां कांग्रेस को लगता था कि हमारी यहां पर मेजॉरिटी है, यहां हम जीत सकते हैं, वहां उसने चुनाव लड़ा। क्योंकि पंजाब में, सिंध में, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में यहां पर तो मुस्लिम मेजॉरिटी थी, और जो ज्यादातर वो लोग मुस्लिम लीग के साथ में थे, तो वहां अपने ज्यादा कैंडिडेट्स कांग्रेस ने नहीं उतारे, और 716 सीट में उसने चुनाव लड़े और 90% सीटों पर उसको विजय प्राप्त हुई, यानी लगभग 690 सीटों पर उसको विजय प्राप्त हुई। और कई राज्यों में कांग्रेस को मेजॉरिटी मिला और कांग्रेस ने वहां पर सरकार बनाई। तो कहां-कहां कांग्रेस को मेजॉरिटी थी हम देख लेते हैं। उस समय के 11 प्रांतों में से सारे प्रांतों में कांग्रेस को मेजॉरिटी थी, कुछ को छोड़ करके। पहला बंगाल, दूसरा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, तीसरा असम, चौथा पंजाब और पांचवा सिंध। ये सब मुस्लिम डोमिनेटेड प्रांत थे। तो 11 में से 6 प्रांतों में कांग्रेस को मेजॉरिटी मिली, और 5 में से भी 3 में कांग्रेस को मेजॉरिटी तो नहीं मिली, लेकिन कांग्रेस वहां सबसे बड़ी पार्टी थी, ठीक है। तो बड़ी सफलता मिली कुल मिलाकर कांग्रेस को अपने इसमें, और कांग्रेस ने इस चुनाव को लड़ने के लिए अपना घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो जारी किया था, जिसमें ज्यादातर बातें वही थी जो कराची सेशन में कही गई थी। अर्थात उसमें सिविल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स लोगों को देने की बात कही गई थी। एग्रीकल्चर में हम रिफॉर्म करेंगे, यानी स्टेट सब्जेक्ट के जो विषय हैं उनमें हम महत्वपूर्ण सुधार लाएंगे, आर्थिक विकास करेंगे, सामाजिक विकास करेंगे। ये तमाम वादे कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किए थे। उसी के आधार पर कांग्रेस को इसमें बम्पर जीत मिली, और इसके बाद कांग्रेस गॉट फेम, कांग्रेस का महत्व बढ़ा, अंग्रेजों की नजर में भी बढ़ा, और भारत के जो बाकी लोग थे उनकी नजर में भी कांग्रेस का महत्व बढ़ा, ठीक है। अब इस चुनाव के बाद कांग्रेस को जहां जहां सफलता मिली थी उसके आधार पर कांग्रेस ने सरकार बनाई। कांग्रेस ने कहां-कहां सरकार बनाई? जहां जहां उसको मेजॉरिटी थी, बॉम्बे में, मद्रास में, सेंट्रल प्रोविंस में, उड़ीसा में, यूपी में, बिहार में, इन जगहों पर कांग्रेस को मेजॉरिटी थी और कांग्रेस ने अपने दम पर सरकार बनाया। लेकिन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और असम में कांग्रेस की मेजॉरिटी नहीं थी, कांग्रेस वहां सबसे बड़ी पार्टी थी, और वहां पर दूसरी अन्य पार्टियों के साथ मिलकर के गठबंधन में कांग्रेस ने सरकार बनाया। तो कुल मिलाकर के 8 राज्यों में कांग्रेस ने सरकार बनाया, ठीक है। और 28 महीने तक इन 8 राज्यों में कांग्रेस ने अपने मुख्यमंत्री और अपने मंत्रियों के माध्यम से जो है कार्य किया। अब जब इन 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन गई, तो प्रोविंस लिस्ट के जो विषय थे उन विषयों पर कांग्रेस ने बहुत एग्रेसिव तरीके से काम किया और बहुत सारे सुधार संबंधी कार्यक्रम किए। बहुत सारे पुराने नियम कानून जो भारत के प्रति द्वेषपूर्ण थे उनको खत्म किया। जैसे क्या क्या काम किया 28 महीने में कांग्रेस ने। फिर 28 महीने बाद क्या हुआ कि कांग्रेस 5 साल नहीं चल पाई, उसका कारण हम आगे देखते हैं। बैन फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन, बुक्स, न्यूज़पेपर्स, इन सब से जो बैन लगा था, क्योंकि ये राज्य का विषय था, ठीक है। न्यूज़पेपर, प्रिंटिंग, ये सब राज्य सरकार का विषय होता है। इसलिए इन 8 राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार बनी, वहां पर जिन ऑर्गेनाइजेशन पर, जिन किताबों पर, जिन न्यूज़पेपर्स पर, प्रिंटिंग प्रेस पर जो बंदिशें लगी हुई थी, बैन लगे हुए थे, उनको कांग्रेस ने हटा दिया और अब न्यूज़पेपर, प्रेस इत्यादि, किताबें इत्यादि अपने स्वतंत्रता के साथ काम कर सकते थे। लॉज रिलेटेड टू इमरजेंसी रिपील्ड, चूंकि इसके पहले जो सरकारें थी प्रांतों में, उसमें अंग्रेजों का ज्यादा रोल था, इसलिए वहां पर राष्ट्रवादी आंदोलन को दबाने के लिए कई इमरजेंसी प्रोविजन लगाए थे। जैसे कहीं पर मार्शल लॉ लगाया जा सकता था, कहीं पर कर्फ्यू लगाया जा सकता था, पुलिस को लाठीचार्ज करने का अधिकार था,
लोगों को पकड़ के जेल में डालने का अधिकार था, ऐसे तमाम इमरजेंसी प्रोविजंस थे। लेकिन जिन 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी वहां पर ऐसे इमरजेंसी प्रोविजंस को खत्म कर दिया गया, क्योंकि वो भारतीयों के प्रति शोषणकारी थे। आर्म्स लाइसेंसेस रीस्टोर्ड, इसके पहले कानून ये था कि केवल यूरोपियों को हथियार रखने का लाइसेंस दिया जाता था, भारतीयों को नहीं। लेकिन कांग्रेस ने अपने राज्यों में भारतीयों को भी लाइसेंस हथियार का देना शुरू किया। पुलिस पावर कर्व, पुलिस की जो असीमित शक्ति थी, कहीं पर भी रेड डाल देना, कहीं पर भी किसी को पकड़ लेना, जेल में डाल देना, लाठीचार्ज कर देना, ये तमाम शक्तियां पुलिस की कम की गई। और सीआईडी को भी असीमित शक्ति थी, सीआईडी की शक्ति को भी कम किया गया। कॉन्फिस्केटेड लैंड्स रीस्टोर्ड, जिन लोगों ने असहयोग आंदोलन में और फिर बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन इत्यादि में भाग लिया था, कर नहीं दिया था, उनकी जो लैंड और प्रॉपर्टी सरकार ने जब्त कर ली थी, उनको वापस किया गया। कृषि में काफी सुधार किए गए। सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, शिक्षा का प्रबंध किया गया, एजुकेशन का प्रबंध किया गया, लेबर में रिफॉर्म किया गया। अर्थात जितने राज्य के विषय हैं उन सारे विषयों पर बड़े क्रांतिकारी काम कांग्रेस ने इन 28 महीनों में किया। अल्टीमेटली 1 सितंबर 1939 को, 1 सितंबर 1939 को ऑफिशियली द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, जिसकी शुरुआत 1937 से ही हो चुकी थी। और ब्रिटेन ने बिना भारत के लोगों से पूछे, बिना कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और जो भी उस समय बड़ी महत्वपूर्ण पार्टियां थी, यानी कुल मिला के बिना भारतीयों की मर्जी से न सेना से पूछा गया, न भारत के राष्ट्रवादी नेताओं से पूछा गया। और ब्रिटेन में उस समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो। उसने घोषणा किया कि द्वितीय विश्व युद्ध में प्रथम विश्व युद्ध के समान भारत ब्रिटेन का साथ देगा, ठीक है। और 2.5 लाख सैनिकों को तैयार किया, 25 लाख सैनिकों को भारत से तैयार किया और उनको, भारतीय सैनिक थे, उनको द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए यूरोप के कई जगहों पर भेज दिया गया। इससे कांग्रेस को नाराजगी हुई कि बिना हमसे पूछे द्वितीय विश्व युद्ध में भारत भाग लेगा, ऐसा कैसे अंग्रेजों ने सोच लिया। यदि हम भाग लेंगे भी तो हमारी कुछ मांग होगी, हम बिना शर्त के थोड़ी आंदोलन में भाग, इस युद्ध में भाग लेंगे। इसके विरोध में कांग्रेस ने इन 8 राज्यों से, जो उनकी सरकार बनी थी, वहां से त्याग पत्र दे दिया अक्टूबर 1939 में, ठीक है। तो 28 महीने के आसपास कांग्रेस ने कार्य किया। अब इसी समय द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया था, तो हम देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध और उस समय भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ और 2 सितंबर 1945 को, यानी 6 साल यह युद्ध चलता रहा, ठीक है। पहले की तरह यह युद्ध 2 गुटों में था। एक गुट था एलाइड पावर, जिसमें थे यूके, यूएसए, रसिया, चाइना, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और यूरोप के और भी जो महत्वपूर्ण देश थे, ठीक है। दूसरे तरफ थे एक्सियल पावर, ठीक है, धुरी राष्ट्र। इन धुरी राष्ट्रों में जर्मनी, जापान, इटली 3 महत्वपूर्ण थे, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ देश थे, सर्बिया, टर्की इत्यादि, जिन्होंने इसमें भाग लिया था। तो इन दोनों गुटों में दुनिया बंट चुकी थी। अब दुनिया के बाकी जो गुलाम देश थे, वो जो ब्रिटेन के गुलाम थे वो ब्रिटेन की तरफ से, जो अब अमेरिका के थे वो अमेरिका की तरफ से, ठीक है। अब ये पूरा द्वितीय विश्व युद्ध फिर से शुरू हो गया, ठीक है। इसका रिजल्ट ये हुआ, द्वितीय विश्व अल्टीमेटली 1945 में खत्म हुआ और इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो एलाइड पावर्स थे, माने यूके, यूएसए वाले, ये फिर से जीत गए, जापान, जर्मनी हार गए और जापान, जर्मनी और इटली, इन तीनों का विघटन कर दिया गया। इन तीनों की शक्तियां कम कर दी गई और इन तीनों पर अनेक प्रकार की संधियां जो है वो लगाई गई थी। अब हमारा यहां मुद्दा द्वितीय विश्व युद्ध नहीं है, इसलिए ज्यादा जानकारी हम यहां नहीं देखेंगे। इमीडिएट कॉज, द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? पृष्ठभूमि तो 1937 से बननी शुरू हो गई थी, लेकिन इसका तात्कालिक कारण था जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया था, जिसका फ्रांस और ब्रिटेन ने विरोध किया था और फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी। जब युद्ध की घोषणा हुई तो फिर उधर ब्रिटेन और फ्रांस के साथ अमेरिका भी आ गया, रसिया भी आ गया, चाइना भी आ गया, इधर जर्मनी के साथ इटली, जापान आ गए और ये पूरा द्वितीय विश्व युद्ध का रूप ले लिया, ठीक है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के साथ क्या किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड या डिक्लेयर्ड इंडियाज पार्टिसिपेशन विदाउट कंसल्टिंग, भारतीयों से बिना विचार किए यह तय कर लिया कि भारत इस युद्ध में अंग्रेजों का साथ देगा। और 2.5 मिलियन इंडियन सोल्जर्स, ठीक है, उसमें था 1.3, इसमें था 2.5, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। तो 25 लाख भारतीय सैनिकों को यूरोप भेजा गया लड़ाई लड़ने के लिए।
इसमें 87,000 भारतीय लोगों की जान गई थी, इसके अलावा कुछ सिविलियंस भी मारे गए थे। ठीक है, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग, ये जो दोनों कट्टरवादी थे अपने अपने तरफ से, हिंदू महासभा कट्टर हिंदूवादी संगठन, मुस्लिम लीग कट्टर मुस्लिम संगठन, इन दोनों ने इस युद्ध में ब्रिटेन का सपोर्ट किया था और उन्होंने कहा था कि नहीं, भारत को मदद करना चाहिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा कि हम मदद करेंगे, लेकिन हमारी शर्त यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पहले, ये युद्ध खत्म हो उसके पहले हमें आजादी दे दीजिए। अंग्रेजों ने इसको मना कर दिया और कांग्रेस विरोध करती रही, लेकिन कांग्रेस के विरोध करने से कुछ नहीं होता। युद्ध में तो क्योंकि सेना तो अंग्रेजों के हाथ में थी और वो जितनी सेना चाहे भर्ती करे और उसको जो है युद्ध के लिए भेज दे। कांग्रेस भी नाराज हो गई और कांग्रेस ने इसका विरोध करने के लिए गांधी के नेतृत्व में 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन लॉन्च किया, जिसके बारे में आगे डिटेल से देखेंगे। भारत में जो क्रांतिकारी थे उस समय, सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज, ठीक है, इन सारे क्रांतिकारियों का क्या विचार था? इन्होंने कहा कि यह सुनहरा मौका है, हमें एलाइड पावर की जगह एक्सियल पावर का साथ देना चाहिए, अर्थात जर्मनी, जापान, इटली का साथ देना चाहिए और उनके साथ मिलकर के लड़ेंगे। ये ठीक प्रथम विश्व युद्ध की तरह क्रांतिकारियों का विचार था, इसलिए जर्मनी, जापान इत्यादि का साथ देने की बात कर रहे थे। और सुभाष चंद्र बोस की कहानी हम लोग आगे पढ़ेंगे, उन्होंने तो जापान की मदद से आजाद हिंद फौज की स्थापना भी किया था, ठीक है, और जापान की ओर से लड़े भी थे। ठीक, तो रेवोल्यूशनरी ने कुल मिला के अंग्रेजों का विरोध किया था कि हम बिल्कुल साथ आपका नहीं देंगे, बल्कि आपके खिलाफ होकर के हम लड़ाई करेंगे। इसी समय 1943 में बंगाल में एक भयानक अकाल पड़ा, जिसको ग्रेट फेमाइन ऑफ बंगाल कहते हैं 1943 में, जिसमें 3 मिलियन यानी 30 लाख के आसपास लोग भूख से मारे गए थे। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने कोई भी तवज्जो, कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि भारतीय जनता परेशानी में है, उनको खाद्य पदार्थ इत्यादि उपलब्ध कराया जाए। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंसेंट चर्चिल। ये वही विंसेंट चर्चिल है जिन्होंने गांधी को राजद्रोही फकीर, अर्धनग्न फकीर ऐसी उपाधियां दी थी। इन्हीं चर्चिल ने नो इमरजेंसी फूड रिलीफ, किसी प्रकार की इमरजेंसी खाद्य पदार्थ भारत के लोगों को प्रदान नहीं किया। इस बात ने भी गुस्सा भारत के लोगों को और भड़का दिया, ठीक है, और जो क्विट इंडिया मूवमेंट था वो तेज हो गया भारत में। मुस्लिम लीग पाकिस्तान रेजोल्यूशन, मुस्लिम लीग तो ऑलरेडी अंग्रेजों का सपोर्ट कर रही थी और उसने इस द्वितीय विश्व युद्ध को बड़ा एक अच्छा सुंदर मौका पाया और उसने मार्च 1940 में अपना एक स्पेशल सेशन बुलाया लाहौर में मुस्लिम लीग का, और वहां पर पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास किया गया, जिसमें यह तय किया गया था कि भारत के जितने भी मुस्लिम बहुल इलाके हैं, उन सारे मुस्लिम बहुल इलाकों को मिलाकर के एक स्वतंत्र देश मुसलमानों के लिए बनाया जाएगा, जिसको पाकिस्तान कहा जाएगा। यह प्रस्ताव पारित हुआ मुस्लिम लीग के द्वारा, जिसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहा गया। और यह रेजोल्यूशन अंग्रेजों के पास भेजा गया कि हम आपका पूरी साथ देंगे इस द्वितीय विश्व युद्ध में, लेकिन शर्त हमारी यही है कि युद्ध समाप्त होने के बाद इन इलाकों को मिलाकर के जहां पर मुसलमान बहुसंख्यक हैं, हमारे लिए अलग देश पाकिस्तान बना दिया जाएगा। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने इस बात को भी अस्वीकार कर दिया। ठीक है, कुछ और महत्वपूर्ण बातें द्वितीय विश्व युद्ध और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक धन्यवाद।